हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू एकेडमी। आज हम, जैसे कि आपको पता है कि हम लोग असिस्टेंट टीचर के पूरे सिलेबस को डिकोड कर रहे हैं, जिसमें हमने पहले वीडियो में सीडीपी का पूरा डिकोड किया था, पूरे सिलेबस को। इसके बाद में एक वीडियो आपको मैथ्स का मिला होगा, जिसमें हमने डिटेल एनालाइज किया था, हर एक वर्ड को समझा था। आज हम इसके तीसरे सेक्शन, जो कि है जीएस का, और जीएस इस पेपर में 15 नंबर का सीधा क्वेश्चन आने वाला है ना, जैसा कि मैथ्स में भी आ रहा था और सीडीपी का भी आ रहा था। तो तीनों इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आज हम चर्चा करने, तीनों इंपॉर्टेंट टॉपिक के आज हम लोग तीसरे सेगमेंट को पकड़े हुए हैं। एक चीज आपको मैं बताना चाह रहा हूं कि जीएस को 7 सब टॉपिक में बांटा गया है ना, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन है, इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री है, और उसके बाद में बाकी सब चीज है। तो हम लोग एक एक टॉपिक को चालू करते हैं, एक एक वर्ड को समझेंगे, इसमें क्या क्या पढ़ना है, कम समय पे कैसे अपने आप को बेहतर कर सकते हैं, ये जानेंगे। तो चलिए टॉपिक चालू करते हैं। पहला जो टॉपिक है वो है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये वाला। कॉन्स्टिट्यूशन के पहले ही शब्द में लिखा हुआ है मुख्य संवैधानिक प्रावधान, है ना। तो ये समझिए कि मुख्य संवैधानिक प्रावधान के अंतर्गत पूछेगा क्या क्या। तो सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि संविधान का परिचय, आखिर संविधान है क्या, संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसके निर्माण के लिए क्या क्या प्रक्रियाएं अपनाई गई, कितने दिन लगा है। जैसे कि पता है आपको कि इसको बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगा है। इसको पूरे बनने में कई समितियां लगी थी, है ना, कई बैठकें हुई थी, इन सबको इसमें चर्चा करेगा। उसके बाद में आपको एक पॉइंट है जो कि इस संविधान का उद्देश्य क्या था, है ना, तो उद्देशिका, यही आगे जाके प्रस्तावना बनेगा। फिर संविधान सभा और उसके संबंधित पूरे विशेषताओं को गहन अध्ययन करिएगा। इसके बाद में मुख्य प्रावधान, संवैधानिक प्रावधान के अंतर्गत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी लिखा हुआ है, संवैधानिक अधिकार और संवैधानिक कर्तव्य। ठीक है, तो संवैधानिक अधिकार तो सिंपल सा है, भाग 3 को, इसके एक एक पॉइंट को पकड़िए, क्योंकि अलग से इसको स्पेसिफाई किया है। इसके तहत में जितने आर्टिकल हैं आपके, अनुच्छेद, इसको पकड़ के रखिएगा, ये पूरा याद होना चाहिए आपका। इसके बाद में इससे संबंधित जितने भी संशोधन हुए हैं, जैसे कि भाग 3 में आपको पता होगा कि इसमें एक महत्वपूर्ण है, वो है राइट टू एजुकेशन, आरटीई। ठीक है, जिसको आर्टिकल 21A भी बोला जाता है, इसके संबंधित। और इस भाग 3 में अलग अलग वाद हैं, वाद मतलब होता है केस, तो केस को भी बिल्कुल पकड़ के रखिएगा। लास्ट है रीट, रीट से भी संबंधित क्वेश्चन इसको डायरेक्ट पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये है आपका मौलिक अधिकार। मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आपको 51A को पूछा जाएगा, अर्थात भाग 4A, है ना, भाग 4A। इससे जुड़े हुए जो समितियां थी, इसको कब लागू किया गया, ये किस देश से प्रेरित है, आपको ये सब चीज को जानना चाहिए। तीसरा सेगमेंट लिखा हुआ है इसमें आरटीई। आरटीई मतलब है, ये कानून है, आरटीई 2005, आरटीआई 2005, सूचना का अधिकार। अब इसमें पढ़ना क्या क्या है, तो इसको एक चीज ध्यान रखिएगा कि इस समय लागू करने वाली सरकार कौन थी, इसको भी रैंडम पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा इसके प्रमुख प्रावधान और इससे संबंधित कुछ अपवाद हैं। अमूमन पेपर में देखा गया है कि अपवादों को विशेष महत्व दिया जाता है, तो आरटीआई संबंधित अपवादों पर बिल्कुल नजर करके रखिएगा। और लास्ट सेगमेंट है इसका संशोधन, है ना। इतने पूरे चीजों में संविधान का जो मुख्य प्रावधान में है वो है संशोधन। समय समय पे अलग अलग संशोधन की जाती है। आपको इस चीज को ध्यान रखिएगा कि संशोधन से संबंधित आर्टिकल कौन सा है और अब तक कितने सारे संशोधन हो चुके हैं, और आपके टीचर से संबंधित जो भी संशोधन है, जैसे कि राइट टू एजुकेशन लाने के लिए कौन सा संशोधन किया गया है, और अलग अलग योजनाओं को लागू करने के लिए कई अलग कानून बनाए गए हैं, जिसके लिए संविधान को संशोधन भी करना पड़ता है। ठीक है, तो इनको भी पकड़ के रखिएगा। अगला शब्द लिखा है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का सिंपल सा मीनिंग है कि वो आपको कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के संबंधित चीजों को जानना चाहता है। ठीक है, कार्यपालिका के अंतर्गत आपको राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री सहित राज्यपाल पे डिटेल अध्ययन आपको करना चाहिए। इसके 3 चीजों पे फोकस करिएगा। एक तो अनुच्छेद से क्वेश्चन सीधा उठाएगा, अनुच्छेदों पे सीधा ध्यान दीजिएगा। और अब तक
एक क्वेश्चन बार बार ट्रेंड में आ रहा है कि राष्ट्रपति के क्रम को, प्रधानमंत्री के क्रम को, तो क्रमों को भी एक बार ध्यान रखिएगा। छत्तीसगढ़ से संबंधित चीजों पे राज्यपाल के क्रम को भी पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा विधायिका है, तो विधायिका में तो लोकसभा और राज्यसभा शब्द को मेंशन किया ही है आपके सिलेबस में, तो लोकसभा और राज्यसभा के 3 पॉइंट को आपको ध्यान रखिएगा। एक पॉइंट है कि इसके सदस्य कौन कौन होते हैं, ये कितने हैं, सदस्य बनने की योग्यताएं क्या है, और तीसरा इसके संबंधित जो निर्वाचन की प्रक्रिया है, क्योंकि आपके टॉपिक में लोकतंत्र चुनाव भी लिखा है, तो आपको उसके संबंधित जितने भी क्या बोलते हैं एस्पेक्ट है उसको क्लियर करिएगा। न्यायपालिका संबंधित आपको सुप्रीम कोर्ट और आयोगों में, देखिए आयोग शब्द का सिंपल सा मतलब है, एक संवैधानिक आयोग होता है और संवैधानिक आयोग होता है। अब दोनों को लिस्टिंग करके रखिएगा कि कौन कौन सा आयोग संविधान का आयोग है और कौन कौन सा आयोग संविधान से बाहर का आयोग है, जिसको आपको महत्व क्या बोलते हैं दोनों में अंतर को रेडी रखिएगा। मैच द फॉलोइंग में या कौन से कथन सही गलत में, इसमें भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा तीसरा, चूंकि छत्तीसगढ़ का पेपर है ये, तो छत्तीसगढ़ में स्थानीय स्वशासन में पंचायती राज, छत्तीसगढ़ के पंचायती राज अधिनियम 1992, 1993 इस सबको पकड़ के रखिएगा। आपातकाल और ईवीएम वीवीपैट, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आपके शब्द में चुनाव और लोकतंत्र का शब्द भी प्रयोग किया है, तो हो सकता है कि वीवीपैट और ईवीएम तक वो टच कर ले, ठीक है। तो इन सारी चीजों को ध्यान रखिएगा। संविधान के तीसरे शब्द में लिखा है संस्कृति और एक शब्द दिया है राष्ट्रीय व्यक्तित्व। राष्ट्रीय व्यक्ति से संबंधित आपके द्वारा वो गांधी जी के बारे में जानना चाहेगा, नेहरू जी के बारे में जानना चाहेगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अंबेडकर, जो संविधान से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। इसके अलावा उनके विचार, ऐसे लोग जिनका विचार को हमने आधार बनाया, उसमें भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, स्वामी विवेकानंद, दयानंद, तिलक, गोखले। तिलक के बारे में तो इतना ध्यान कर रखिए कि स्वराज शब्द को देने वाले व्यक्ति, जिक्र करने वाले व्यक्ति यही 1895 में गांधी जी के गुरु गोखले। इसके अलावा आपको एक व्यक्ति और, अब्दुल कलाम, इनका भी नाम को बिल्कुल पढ़िएगा क्योंकि इनके भी विचार को संविधान के विचारधारा में कहीं ना कहीं शामिल किया जाता है। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में गुरु घासीदास, वी नारायण सिंह, मिनी माता सुंदरलाल शर्मा, ठाकुर प्यारेलाल, इन सारी चीजों को भी आप एक बार इनके जीवन परिचय को जरूर देख के जाइएगा। सांस्कृतिक पहलुओं पे चर्चा करेंगे तो सांस्कृतिक पहलुओं पे नृत्य, संगीत, चित्रकला, वास्तुकला, पर्व त्योहार, इसको इतना मान के चलिए कि वास्तुकला से एक क्वेश्चन उठाने की संभावना आएगा आपका तो भारत मंडपम से। भारत मंडपम जो कि दिल्ली में है और G20 समिट यही हुआ था, इसको ये मान के चलो कि पूरे भारत का सबसे बड़ा सभागृह है, ठीक है। तो हो सकता है कि यहां से भी पूछे। भाषाओं में इस चीज को ध्यान रखिएगा, क्लासिकल लैंग्वेज को। भारत में कितने सारे क्लासिकल लैंग्वेज हैं, इसका हाल फिलहाल में करंट अफेयर्स में भी काफी चर्चा में रहा है। और यूनेस्को इसलिए क्योंकि हाल ही में सारनाथ को यूनेस्को ने विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया है ना। तो इन सब सारे पहलुओं को देखते हुए ये सांस्कृतिक रूप से आपको इन टॉपिकों पे रेडी रखना चाहिए अपने आप को। अगला जाते हैं, तो संविधान के बाद में अगला सेगमेंट है वो है इतिहास। इतिहास को सिंपल तरीके से देखिएगा, वो 4 चीजों पे जाना चाहता है। पहला तो भारतीय सभ्यता, बार बार अलग अलग जगहों पे भारतीय सभ्यता का यूज किया है। आखिर भारतीय सभ्यता के तहत में आपको पढ़ना क्या चाहिए, तो सबसे पहले आपको पाषाण काल, पूरा प्राचीन काल के जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपको ये क्लियर होना चाहिए। अगर मैं इस रोड मैप को देखूं तो यहाँ पर वो जाना चाहता है प्राचीन भारत को, तो पहला है पाषाण काल, हड़प्पा, वैदिक सभ्यता, है ना, मौर्य काल, गुप्त काल, इन सारे चीजों पे चर्चा करिए। इसके अलावा जितने भी धार्मिक सुधार आंदोलन हुए हैं समय समय पर, जैसे कि पहला आंदोलन हुआ है जैन और बौद्ध धर्म से संबंधित। इसके अलावा आधुनिक भारत में भी देखेंगे तो कई सामाजिक धार्मिक सुधार हुए हैं। दयानंद सरस्वती संबंधित हर कोई व्यक्ति लोग के बारे में आपको, आर्य समाज, छोटे छोटे जो समाज हैं उन सारी चीजों को भी आपको रेडी रखना चाहिए। इसके अलावा सांस्कृतिक पहलू में ऐतिहासिक मंदिर, ठीक है, ऐतिहासिक साहित्य, मतलब इतना मान के चलिए कि गणित के जो सेगमेंट में आर्यभट्ट और वराहमिहिर, इनका भी लिस्ट जब रेडी करेंगे तो ये उम्मीद करता है वो कि उनके समकालीन अलग अलग जो साहित्यकार हैं उनके बारे में भी आपको जानना चाहिए।
ठीक है। इसके अलावा जो प्रमुख भारतीय वास्तुकला है, जिसके तहत में आपको ये मान के चले कि जो मंदिर है, मंदिर जैसे कि 3 प्रकार के मंदिर होते हैं भारत में। एक होता है क्या बोलते हैं उसको, साउथ में द्रविडियन, मध्य भारत में बेसल श्रेणी, और उत्तर भारत में, अरे उत्तर भारत में क्या, हाँ, उत्तर भारत में ध्यान रखिएगा नागर शैली में। ठीक है, इन तीनों चीजों से संबंधित जितने भी मंदिर हैं आपको बिल्कुल रेडी रखिएगा। इसके अलावा जो ऐतिहासिक घटनाक्रम है, उस ऐतिहासिक घटनाक्रम में 3 कम से कम युद्ध को आप रेडी रखिएगा। पानीपत का युद्ध, प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध। मध्यकाल से क्वेश्चन उठाने की संभावना कम है, लेकिन मध्यकाल के जो प्रमुख ऐतिहासिक घटनाक्रम है, जैसे कि हल्दी घाटी का युद्ध है ना, हो सकता है आपको पृथ्वीराज चौहान के बारे में जानना चाहे, दुर्गावती के बारे में जानना चाहे, तो उन सारी चीजों को एक एक टच अब जरूर करके जाइएगा मध्य भारत से। अगर हम आधुनिक भारत को देखा जाए तो आधुनिक भारत में 1857 से 1947 को सीधा मेंशन किया है। इसका मतलब वो लगभग 100 साल के इतिहास को अच्छी तरीके से जानना चाहता है, उसके हर एक बिंदुओं पे। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बिंदु है वो है 1857 की क्रांति। 2026 के अभी 2-3 पेपर हुआ है, उसमें 1857 की क्रांति से सीधा क्वेश्चन आया है। जैसे कि उसके प्रमुख व्यक्तित्व से क्वेश्चन आया है कि कौन कौन व्यक्ति कहां कहां किस किस क्षेत्र से 1857 की क्रांति में भागीदार रहे थे, किन्हें नेपाल से संबंधित क्वेश्चन कि कौन कौन नेपाल गए थे, किन्हें रंगून भेजा गया था, किनको फांसी की सजा हुई थी, उनको पूरे क्वेश्चन को मेज द फॉलोइंग करके या कूट में बना के पूछ रहा है। तो 1857 को उसी दृष्टिकोण से देखिएगा। इसके अलावा जब कांग्रेस का गठन होता है तो कांग्रेस के गठन से लेकर आजादी तक के हर एक आंदोलन, हर एक समय समय पे किए गए गांधी जी और अलग अलग व्यक्तियों के जो भी योगदान थे उसको आपको पकड़ना चाहिए। अंत में है कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन संविधान वाले सेक्शन में भी पढ़ेंगे आप, और साथ ही साथ आपको इतिहास के सेक्शन में भी काम आएगा। ये आया था 1946 और यही वो कैबिनेट थे जिसके बाद में हमने संविधान सभा का गठन किया था और पूरे संविधान को निर्माण किया था। एक सेक्शन दिया है 1947 के बाद का भारत। तो 1947 के बाद का भारत का सिंपल मीनिंग वो ये जानना चाहता है कि आखिर राज्यों का गठन हुआ कब था, कैसे हुआ था। तो इसकी शुरुआत 1956 को हुआ था, है ना, जिसमें 14 राज्य हुए थे, और ये 14 राज्य कैसे 28 राज्य तक पहुंचे हैं और साथ ही साथ 8 केंद्र शासित प्रदेश तक पहुंचे हैं। इन सारी चीजों का आप डेट वाइज, सन वाइज एक बार याद करके जाइएगा। फिर जितने प्रमुख क्रांतियां हैं, जिसमें से मैंने सिर्फ 2 मेंशन किया है, श्वेत क्रांति, हरित क्रांति। एसआई पेपर में अभी आपने देखा था एक सुनहरा क्रांति आया था। इसका मतलब वो ये जानना चाहता है कि 1947 के बाद में आपको ये सारे पहलुओं पे भी चर्चा करनी चाहिए। ठीक है। तीसरा है नीति आयोग। खैर ये तो इकोनॉमिक का सेक्शन है जिसमें योजना का टॉपिक दिया हुआ है, तो हम वहां पर अच्छा से देख लेंगे। ठीक, चलिए चर्चा आगे करते हैं। भूगोल। भूगोल में केवल 2 शब्द लिखा है, विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल। अब समझिएगा बात, 15 नंबर के क्वेश्चन के लिए आपके पास 7 सेक्शन है। हर सेक्शन से अमूमन 2 से 3 क्वेश्चन आएगा। ठीक है। इसका मतलब यह है कि जो भूगोल है तो बहुत वास्ट एरिया दे दिया है, आपको कुछ बिंदुओं पे बिल्कुल रेडी रखिएगा। जैसे सामान्य भूगोल किसको बोलते हैं, वो पृथ्वी के बारे में जानना चाहता है कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में करता है, क्या कितने घंटा उसको अपने घूर्णन में लगता है। इसी तरीके से पृथ्वी का जो उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा, ये चंद्रमा को पृथ्वी में घूमने, पृथ्वी के चारों ओर घूमने में कितना दिन लगता है, ये सीट टेट का फेवरेट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है। इसके अलावा अक्षांश और देशांतर संबंधित क्वेश्चन सी टेट में, सीजी टेट में पूछा गया है। तो ये मान के चलिए कि भूगोल से क्वेश्चन उसको उठाना है तो पृथ्वी से, अक्षांश देशांतर से, उसके आंतरिक संरचना, इसका मतलब पृथ्वी के अंदर में क्या क्या पाई जाती है, कौन कौन से धातु मिलते हैं, आपको ये चीज पता करना चाहिए। फिर ज्वालामुखी, भूकंप, चट्टान कैसे आती है, भारत पृथ्वी का वायुमंडल में कौन कौन से गैस पाई जाती है, कितने लेयरों में होता है। आखिरी टॉपिक जो है वो है जलवायु, क्योंकि जलवायु का सीधा प्रभाव पड़ेगा आपके मानसून पे, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है। अगर आप भारत के भूगोल पे चर्चा करेंगे तो भारत के भूगोल पे वो फिजिकल भूगोल के बारे में बात करना चाहता है, जैसे उसके नदी, उसके पहाड़, नदी, मिट्टी, पहाड़, खनिज, इन सारी चीजों पे बेसिक नॉलेज, स्टैटिक पोर्शन को रेडी करिएगा। जैसे नदी के, अगर नदी आप रेडी करते हैं तो इतना मान के चलिए कि आपको नदी के साथ में उसके सहायक नदी रेडी, जो सहायक नदियां हैं, इसके आसपास में जो पड़ने वाले प्रमुख स्थल हैं, प्रमुख स्थल, इसको आप रेडी करके रखिए। साथ ही साथ
इसमें जो प्रमुख परियोजनाएं हैं या कोई बांध बना होगा तो वो आपको ये चीज अपने नोट्स में रख के आपको पेपर में जाना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा विश्व के भूगोल में इसमें जो प्रमुख प्रमुख पर्वत है, 7 मेजर कॉन्टिनेंट है, उस मेजर कॉन्टिनेंट के जो प्रमुख पहाड़ हैं, जो बड़ी बड़ी जो नदियां हैं, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। महाद्वीप, महासागर, हो सके तो पढ़ के जाइएगा, क्योंकि इसके कोई सीमा नहीं हो सकती। लेकिन मेरा मानना है कि आपको इतने पूरे सेक्शनों पे बिल्कुल अपने आप नोट्स को प्रिपेयर करके रखिएगा। तो ये था आपका भूगोल का सेक्शन। इसके बाद में इकोनॉमिक्स का सेक्शन। इकोनॉमिक्स सेक्शन में आपको कुछ प्रमुख प्रमुख बिंदु को सीधा मेंशन किया है, तो इसमें ज्यादा क्या बोलना चाहिए, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसे इसमें एक शब्द लिखा है जनसंख्या और विकास, ठीक है, मतलब यह है कि आर्थिक विकास के रूप में आपको जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, एचडीआई के परिभाषा, इसको 3 चीज को आप रेडी करिएगा। इन तीनों चीजों में एक तो ये क्या है, जैसे कि इसका परिभाषा क्या है ये पता होना चाहिए। परिभाषा पढ़ते समय आपको इसके फार्मूला होंगे, फार्मूला ये चीज पता होना चाहिए। और करंट सिनारियो पे इसके कुछ डेटा है कि भारत का जीडीपी कितना है, छत्तीसगढ़ का जीडीपी कितना है, आप उतने चीजों को कम से कम पढ़ के जाइएगा। फिर जनसंख्या में अगर आप घुसेंगे तो जनसंख्या में जनगणना, लिंगानुपात, साक्षरता, इसके साथ साथ में छोटी छोटी जो शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर है ना, क्योंकि आपका अल्टीमेट गोल बच्चों को पढ़ाना है, तो चाहेगा कि मातृत्व और शिशुवती और साथ ही साथ जो शिशु है, इन तीनों से संबंधित डेटा आपका क्लियर हो। ठीक है, अंत में उद्योग और योजना में आपको औद्योगिक नीति के बारे में बिल्कुल जानना चाहिए कि भारत में अब तक कितने सारी औद्योगिक नीति आई है, कब कब आई है, एमएसएमई क्या है, और पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना एक ऐसा टॉपिक है जो आपको मेंशन करके रखा है, और मानिए कि इससे क्वेश्चन आने की संभावना पूरी है। तो आपको पढ़ना क्या चाहिए, पंचवर्षीय योजना टोटल 12 बार आई है अब तक, तो 12 बार आई, तो इसके अंतर्गत जो जो चीजें लिखा है उसको तो पढ़ना ही है। साथ ही साथ आपको इसका कुछ ऐतिहासिक सेक्शन, आखिर पंचवर्षीय योजना किस देश से प्रेरित है, ये पूछा गया क्वेश्चन है, तो आपको एक चीज के बारे में थोड़ा सा पता होनी चाहिए। साथ उसके बाद में पंचवर्षीय योजना से जो हमें आने वाले समय पे आज जो प्रभावित हुए हैं, और इसके बाद में हमने एक नया चीज जोड़ा था, वो था नीति आयोग। तो योजना आयोग से नीति आयोग की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसके बीच में एक इंटरलिंक है, आपको ये चीज को जानना चाहिए। ठीक है, तीसरा चीज है कृषि एवं ग्राम। कृषि एवं ग्राम में आपको एमएसएमई के डाटा, कि अब तक कितने सारी चीजों को एमएसएमई के तहत में लाया गया है। धान का एमएसपी लाया गया है, धान का एमएसपी क्या है, हरित क्रांति, कृषि का जो अभी बहुत ज्यादा करंट में, मैं मनरेगा जानबूझ के रखा हूं, इसका नाम परिवर्तन होकर जी राम जी हो गया है। ठीक है, तो आपको जी राम जी के बारे में, पूरे चीजों के बारे में पता होना चाहिए कि इसका डेटा क्या है, कैसे ये आया है ना। इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर में आपको आरबीआई का इतिहास, नाबार्ड से ये पूछा जाएगा कि नाबार्ड का संबंध किससे है, नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, एसबीआई, मौद्रिक नीति, इन सारी चीजों को आपको जानना चाहिए। अंत में करंट अफेयर, भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित आपको करंट अफेयर भी पूछा जाएगा, जिसके तहत में छत्तीसगढ़ का बजट या छत्तीसगढ़ का आर्थिक सर्वेक्षण, भारत का बजट, इसको बारे में भारतीय अर्थव्यवस्था से रेडी रखिएगा। 5वां सेक्शन है विज्ञान। अब बात ये आ जाती है कि विज्ञान के तहत में हमें पढ़ना क्या क्या है। तो सबसे पहले ये समझिए कि भारत विज्ञान में 4 सब्जेक्ट है, एक है भौतिक, एक है केमिस्ट्री रसायन, तीसरा है जीव विज्ञान बायोलॉजी, और चौथा है बॉटनी। ठीक है, अमूमन एसएसबी या व्यापम के जो क्वेश्चन पेपर हैं, उसको एनालाइज करने पे समझ में आता है कि आप कम समय पे कम से कम इन 4 टॉपिक पे, फिजिक्स से संबंधित टॉपिक को पढ़ना चाहिए, जिसमें पहला है गति, दूसरा है बल, तीसरा है प्रकाश, चौथा है ध्वनि, है ना। इनके जो भी आपके सिद्धांत हैं, इससे संबंधित कोई फॉर्मूला है क्या, एक मिनट, ये इससे संबंधित जो भी फॉर्मूला है, आपको ये सब चीज के बारे में
एक मोटा मोटी पता होके जाना चाहिए। रसायन विज्ञान के अंतर्गत आपको अम्ल क्या है, क्षार क्या है, लवण क्या है, धातु, और एक चीज और इसमें मिश्र धातु। मिश्र धातु, मिश्र धातु मतलब दो अलग अलग धातु को मिलाने के बाद जो तीसरी धातु बनता है, उससे भी क्वेश्चन को पूछता है। ठीक है, तो इसको भी आप याद करके जाइएगा। बॉटनी में कोशिका, सेल, मानव शरीर के अंतर्गत आपको ब्लड से क्वेश्चन को आपको हृदय, हार्ट, ठीक है, इन चीजों को पकड़ के रखिएगा। रोग को तो बिल्कुल मत छोड़िएगा, रोग से क्वेश्चन 100% तय है कि विज्ञान को अगर जाना है उसको तो एक रोग से क्वेश्चन उठाएगा ही उठाएगा। ठीक है, तो रोग को देख लीजिएगा। वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत वनस्पति के पादप की संरचना और प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि, प्रकाश संश्लेषण में भाग लेने वाले जो भी तत्व हैं उन सारी चीजों को आपको एक नोट्स के रूप में पढ़ लीजिएगा। अंत में छत्तीसगढ़ का जो सेक्शन है, देखिए इसको जीएस के 15 नंबर के अंतर्गत ही डाला है, लेकिन छत्तीसगढ़ के सभी को अगर रेडी करना पड़ेगा तो आपको समझ में आएगा कि इतने सारे टॉपिक को रेडी करना है। ठीक है, तो मेरा मानना है कि छत्तीसगढ़ जीएस के लिए आपको सबसे बेहतर तरीका है वो है पीवाईक्यू लगा के जाइए। पीवाईक्यू को फुल प्रैक्टिस करिए। छत्तीसगढ़ में उतना ही टाइम दीजिए जितना आपका पीवाईक्यू सॉल्व हो सके, ज्यादा से ज्यादा पीवाईक्यू लगाइए। पीवाईक्यू से क्वेश्चन रिपीट आया तो बनेगा, उसी दौरान पे आपको उसके कुछ सेक्शनों को रेडी कर लीजिए। पीवाईक्यू से क्वेश्चन अगर आया है, मान लीजिए कि क्या बोलते हैं टॉपिक, जैसे कि पांडुवंश, तो पांडुवंश के जिस राजा का नाम लिखा है उस राजा से कुछ पॉइंट को और पढ़ लीजिए। ऐसे करेंगे तो हो सके तो आपके पूरे सेक्शन लगभग कंप्लीट हो जाए। किसी एक टॉपिक पे इतिहास को ही पढ़ेंगे तो इतिहास को पढ़ने में ही आपको 10 से 12 दिन लग जाएगा, है ना। संभवतः क्वेश्चन आए तो आए, नहीं आएगा तो कोई भरोसा नहीं है। तो मेरा मानना यह है कि आपको सारे टॉपिक के लिए एक जो तरीका है वो है पीवाईक्यू। हम लोग अभी पीवाईक्यू के बारे में बहुत सारा जो हमारे क्लासेस के दौरान पे आएंगे भी वीडियो, आप उससे भी रीड करिएगा। पुराने वीडियो पे भी पीवाईक्यू को सॉल्व कैसे किया जाता है इसके लिए वीडियो बनाया गया है, आप वहां से रीड करके थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगा। खैर, इसके अलावा छत्तीसगढ़ में जो मेन टॉपिक है उसमें इतिहास, भूगोल, खनिज, लोक नृत्य, राजनीति, पुरस्कार। अच्छा हाँ, प्रमुख व्यक्तित्व से क्वेश्चन पूछा, प्रमुख व्यक्तित्व को पुरस्कार से जोड़ के आप इसको पकड़ के रखिएगा, क्योंकि राज्यवार जो पुरस्कार है उससे भी क्वेश्चन को उठा रहा है। राज्यवार किसको किसको मिला है ये पुरस्कार, पद्मश्री किसको मिला है, क्योंकि अभी तीजन बाई जी का मृत्यु हुआ है, तो हो सके तो तीजन बाई से संबंधित क्वेश्चन पूछ सके। तीजन बाई जी को 3 पुरस्कार मिला है, भारत के 3 सर्वोच्च सम्मान मिल चुका है पद्म पुरस्कार में, है ना। तो हो सके तो तीजन बाई को जोड़ के आपको कंफ्यूज करने के लिए किसी और व्यक्ति को भी पद्मश्री मिला है या नहीं मिला, है ना। तो इसके लिए आपको एक लिस्टिंग रेडी करके रखिएगा तीजन बाई संबंधित। एक खेल के क्षेत्र में आपको अभी हाल फिलहाल में आपको समझ में आया होगा कि हमने अलग अलग क्या बोलते हैं उसको पुरस्कार विजेता, जिसमें ज्ञानेश्वरी का नाम आता है। आप इन करंट अफेयर को भी आधार पे आप अपने जीएस को कंप्लीट कर सकते हैं। बाकी अर्थव्यवस्था वाला जो योजना है आप उसको छत्तीसगढ़ जो भारत के जो इकोनॉमिक्स है वहां पर जो अर्थव्यवस्था के टॉपिक को याद करके जाएंगे, आर्थिक सर्वेक्षण वाला उतना पढ़ लेना काफी है इस टॉपिक के लिए, पर्टिकुलर टॉपिक के लिए। ठीक है, अंत में जो नई शिक्षा नीति है इसमें एक चीज लिख दिया है भाग 1। तो भाग 1 के तहत में आपको इसकी संरचना, है ना, ECCE और FLM के बारे में मोटा मोटी जानना जरूरी है। इसके अलावा व्यावसायिक शिक्षण एवं मूल्यांकन क्या है इसके बारे में जानिएगा। बोर्ड सुधार, शिक्षक शिक्षा, इन चीज को रखिएगा साथ में। एक चीज और, नई शिक्षा नीति के तहत में जो योजना चलाई जा रही है इस महत्वपूर्ण योजनाओं को रखिएगा। इससे संबंधित नई शिक्षा नीति को लाने के समय पे उस समय की सरकार कौन थी, इसको लाने के लिए जो समिति का गठन किया गया था, क्योंकि ये 2015 से इसके प्रयास हो रही थी, लागू 2020 को हुई है या लाई गई है इसको 2020 में, लेकिन इसके लिए जो प्रयासरत था वो 2015 से चालू हो चुकी थी। 2015 के बाद में जो प्रमुख समिति थी जिनके प्रयास से ये काम किया गया, है ना। तो इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को जरूर देखिएगा।
इसके सिर्फ भाग 1 लिख देने से आप रुक मत जाइएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आना तय है। इसको अलग से टॉपिक मेंशन करके रखा है, तो हो सके तो आपको कंफ्यूज करने के लिए वो उसका इतिहास से पूछेगा कि अब तक कितने सारे शिक्षा नीति लाई गई है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि पहली शिक्षा नीति कब आई है, दूसरी शिक्षा नीति कब आई है, तीसरी शिक्षा नीति, चौथी शिक्षा नीति आई है कि नहीं आई है ना। तो अब तक 3 शिक्षा नीति आई है, जिसमें यही सबसे नई शिक्षा नीति है। ध्यान रखिएगा 34 साल बाद एक शिक्षा नीति लाई गई थी, इसलिए इसको विशेष रूप से इस पॉइंट में रखा गया है। तो इस प्रकार से आपके पूरे सिलेबस है। सारे सिलेबस को पढ़ने के बाद में आपको 3 काम जरूर करिएगा, वो है इस टॉपिक से संबंधित PYQ लगाइए। इसके अलावा अलग अलग सेक्शनों पे जहां से टेस्ट सीरीज मिलते जाए आपको बिल्कुल लेना चाहिए, ऑफलाइन मोड पे, ऑनलाइन मोड पे। इसी टेस्ट सीरीज के दरमियान हमने भी एक टेस्ट सीरीज लॉन्च किया हुआ है, जिसका नाम है संकल्प टेस्ट सीरीज। संकल्प टेस्ट सीरीज जो कि ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में है। यदि आप ऑनलाइन लेंगे तो इसके लिए एक एप्लीकेशन है हमारी न्यू एकेडमी ऑनलाइन। आप यहां पर जाकर इसके डिटेल अध्ययन करिए, इसके सिलेबस के बारे में जानिए, हमसे जुड़िए। तो इतना कहते हुए आज हम इस टॉपिक को क्लोज करते हैं। थैंक यू।